हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहू कविता सबको खाना परोस रही थी। रोज खाना खाते समय कोई ना कोई बातचीत चल रही होती थी। माँ जी बार बार अपने बेटे निखिल की तरफ देखकर उसे इशारा कर रही थी। शायद वे उसके जरिए कविता से कोई बात करना चाहती थी, पर निखिल तो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वह तो अपने खाने में मगन था। ये देखकर माँ जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी माँ जी ने अपनी बेटी पूनम की तरफ इशारा किया। अम्मा जी का इशारा पाते ही पूनम ने कविता से कहा, भाभी, रोहित की शादी के सारे काम तो सही चल रहे हैं। हमने शॉपिंग भी शुरू कर दी है और अब तक आधे से ज्यादा शॉपिंग भी हो चुकी है, पर अभी तक भात की पर्ची नहीं। उसका इतना कहना ही हुआ कि कविता ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वे चुप हो गई। ये देखकर माँ जी बिगड़ गई। अरे क्या तमाशा लगा रखा है, शादी में नाक कटवाने पर तुली हुई है। भात की पर्ची क्यों नहीं बनवा रही है? मैं अपने भाई से भात बिल्कुल नहीं लूंगी। कह दिया ना एक बार, फिर बार बार एक ही सवाल क्यों किया जा रहा है मुझसे? कविता ने अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा। क्यों नहीं लेगी भात तू? कोई अनोखी है क्या? जो जमाने से चला आ रहा है वही तो मांग रहे हैं, और शादी के समय ये रिवाज तो होता ही है। तेरे लिए हम रिवाज नहीं बदलेंगे, उस रिवाज को मैं खत्म कर रही हूँ। अरे वाह, तेरे कहने पर हम रिवाज खत्म कर देंगे? अगर रिवाज खत्म करेगी तो तेरे मायके वाले भी यहाँ तेरे बेटे की शादी में नहीं आएंगे। कह देती हूँ मैं तुझसे। कविता भी अपनी ही अकड़ में बोली। क्यों नहीं आएंगे वह लोग? जरूर आएंगे, बेटा मेरा भी है और उसकी शादी है। मैं अपने मायके वालों को जरूर बुलाऊंगी, कविता ने कहा। कविता, तुम क्यों माँ से बहस किए जा रही हो? तुम्हें पता है ना कि भाई से बच्चों की शादी में भात लेना एक रिवाज होता है, तो तुम क्यों रिवाज बदल रही हो? अब की बार कविता के पति निखिल ने कहा, हाँ मैं रिवाज बदल रही हूँ और अब इस रिवाज को बदलने की जरूरत भी है। मुझे अपने भाई भाभी पर बोझ नहीं बनना है। अरे ऐसा क्या, बिल्कुल ही फकीर हो गए हैं तेरे मायके वाले? बहन बेटी को देने में ही गरीबी आ गई। अम्मा जी जानबूझकर ऐसे शब्द बोलने लगी जो कविता को चुभ रहे थे। आपको जो कहना है कहो अम्मा जी, पर फिर भी मैं बात नहीं लूंगी। आप जैसे लोगों की सोच के कारण ही बेटियां मायके वालों पर बोझ बन जाती है। बस बहुत हो गया। जब मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई तो मैं वहां से लेने का हक भी नहीं रखती, कविता ने कहा और अंदर चली गई। अंदर कमरे में जाकर वह पलंग पर चुपचाप बैठ गई, पर बाहर से अम्मा जी के बड़बड़ाने की आवाज लगातार अंदर आ रही थी। घर में उसके बेटे रोहित की शादी थी, हंसी खुशी का माहौल था, पर ऐसे में ये सब बातें सुन सुनकर उसका मन दुखी हो रहा था। आखिर एक रिवाज के पीछे बेवजह घर का माहौल खराब हो रहा था। कविता और निखिल के बेटे रोहित की शादी में अभी 15 दिन बचे थे। ये घर की पहली शादी थी, इसलिए ननद पूनम पहले ही आ चुकी थी। शादी की तैयारी करवा रही थी। अम्मा जी की हर चीज पर नजर थी, पर जब उन्होंने भात की पर्ची तैयार करवाने की बात कही तो कविता साफ मुकर गई। उसके ससुराल वालों का रवैया। कविता जब इस घर में शादी होकर आई थी तब घर में माँ जी, पति निखिल और ननद पूनम ही थे। पूनम की उस समय शादी नहीं हुई थी। कविता के पिता ने कर्जा सिर पर लेकर अपनी बेटी की शादी की थी, क्योंकि अम्मा जी को दहेज चाहिए था और इसकी मांग उन्होंने शादी के 15 दिन पहले ही की थी। अब अचानक हुई मांग के कारण उसके पिता को कर्जा लेना ही पड़ा और कर्जा लेकर ये शादी हो गई। उस दहेज को देखकर अम्मा जी तो खुश हो गई, लेकिन उसके पिता की स्थिति खराब हो चुकी थी। इस कारण वे साल भर के त्योहार भी नहीं कर पाए और फिर 1 साल बाद पूनम की जब शादी हुई तो उसकी शादी में बहू के मायके से जो भात आता है वह भी नहीं दे पाए। बस माँ जी इस बात से नाराज हो गई और उन्होंने अपने खुद के गहने तो अपने पास ही रखे ही थे। कविता के मायके से आए हुए गहने भी ये कहकर ले लिए कि ये गहने उस भात की भरपाई है जो हमने मिलना चाहिए था और तुम्हारे माता पिता ने नहीं दिया। सब कुछ निखिल के सामने हुआ था, लेकिन मजाल की उसने कभी कुछ कहा हो। हालांकि जब रोहित हुआ तब उसके जन्म पर कविता के पिता ने बहुत कुछ दिया था, क्योंकि उस समय उनकी स्थिति में सुधार हो चुका था। लेकिन जो कमी एक बार रह गई वह कमी तो ससुराल वालों को पूरी जिंदगी भर नजर आती है। इसलिए माँ जी इस बारे में उसे ताने देती है। लेकिन अभी पिछले साल कविता के माता पिता का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी माँ तो चल बसी
लेकिन उसके पिता कई दिन तक अस्पताल में एडमिट रहे थे। उसके भाई भाभी ने हालात पूरे संभालने की कोशिश की थी, लेकिन इस सब में व्यापार नुकसान में चला गया। तब उसकी भाभी ने कविता से मदद मांगी थी। दीदी, अगर हो सके तो थोड़ा बहुत मदद कर दो। आपको तो घर की स्थिति पता ही है। जब स्थिति में सुधार होगा तो मैं आपको पैसे वापस करवा दूंगी। कविता को भी अपने मायके की स्थिति का पता था, इसलिए उसने निखिल से इस बारे में बात की। लेकिन निखिल ने हाँ नहीं कहा तो ना भी नहीं कहा, पर इतना जरूर कहा कि वह माँ से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं लेगा। उसी समय उसने अपनी माँ के कमरे में जाकर इस बारे में पूछा तो माँ नाराज हो गई। तेरी भाभी में शर्म नाम की चीज है या नहीं? बहन बेटियों को देते हैं या उनसे लेते हैं? पर निखिल ने कुछ नहीं कहा। तब कविता ने कहा, माँ जी, अभी उन लोगों की स्थिति खराब है। आप तो खुद जानती हो कि अभी इन दिनों में मेरे मायके में क्या क्या बीता है। अगर अभी मदद कर देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? वह लोग पैसे चुकाने से मना थोड़ी ना कर रहे हैं। हमारे पास क्या खजाना गड़ा हुआ है जो जब उन्होंने मांगा तब निकाल कर दे दिया? साफ साफ मना कर दे, हम कोई मदद नहीं करेंगे। वैसे भी आए दिन तो तेरे मायके की स्थिति में कुछ ना कुछ खराबी रहती ही है। माँ जी ताना मारते हुए बोली। उसके आगे कविता कुछ नहीं कह पाई। आखिर किस मुंह से अपनी भाभी को मना करे, पर जवाब तो देना ही था। तो उसने अपनी भाभी को फोन कर मना कर दिया। हालांकि उसकी भाभी उसकी स्थिति जानती थी, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोली। कुछ दिनों बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। तब वह मायके 15 दिन रुकी थी। उस दौरान उसने खुद देखा था कि घर की स्थिति कितनी खराब हो चुकी थी। एक बार फिर उसने निखिल से कहा, पर निखिल ने माँ का बहाना बनाकर मना कर दिया। तब कविता ने चिढ़कर कहा था, हर बार माँ जी से पूछना जरूरी है क्या? शादी के इतने सालों बाद भी तुम अपने आप से कुछ फैसला नहीं ले सकते हो? ये सुनकर निखिल नाराज हो गया। तुम मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़का रही हो। मैं अपनी माँ को बताए बगैर कोई फैसला नहीं लेता। सब तुम्हारे माता पिता की गलती है। इसकी भरपाई तो तुम्हारे मायके वालों को करनी ही पड़ेगी। निखिल ने थोड़ी ऊंची आवाज करके कहा, इसलिए कविता चुप हो गई। आखिर घर में इतने लोग मौजूद थे। खैर, उस समय तो भाभी के मायके वालों ने उनकी मदद की थी, पर भाभी की बहन ने तो कविता पर ताना कस ही दिया था। रिश्ते हमेशा लेने के ही नहीं होने चाहिए, कभी कभी देने के भी होने चाहिए, तभी रिश्तों की मर्यादा रहती है। सुनकर कविता कुछ नहीं कह पाई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उस समय रोहित भी वहीं था। अपनी माँ के आंखों में आंसू देखकर वह कुछ बोलने को हुआ, लेकिन कविता ने इशारे से मना कर दिया। लेकिन मन ही मन यह निर्णय जरूर ले लिया था कि वह आज के बाद मायके से कभी कुछ नहीं लेगी, क्योंकि उसने तो कभी कोई जिम्मेदारी उठाई ही नहीं है। हालांकि रोहित ने बाद में अपने माता पिता से पूछे बगैर भी अपने मामा जी को मदद करने की कोशिश की थी। तब उसके मामा जी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि पैसों का बंदोबस्त हो चुका है, फिर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो बोल देंगे। अभी कविता अपने कमरे में बैठकर ये सब सोच ही रही थी कि तभी बाहर से रोहित की आवाज आई। उसकी आवाज सुनकर कविता भी बाहर आ गई। अम्मा, नहीं लेना तो नहीं लेना, ये भात का रिवाज खत्म करो। बेवजह दूसरों पर बोझ क्यों डाल रहे हो? मैं इस फैसले में अपनी माँ के साथ हूँ। अरे वाह, हमारे खिलाफ बोल रहा है। देखा, अपने बेटे को भी अपने बस में कर लिया है इसने। वह भी हमारी नहीं सुन रहा है। अम्मा ने निखिल से शिकायत करते हुए कहा। सुनकर निखिल रोहित से कुछ कहने को हुआ तो उसने कहा, जब अम्मा आपका बेटा है, आपकी सुन रहा है, तो मैं अपनी माँ की क्यों नहीं सुनूंगा? आपका बेटा आपकी बात सुने तो आदर्श बेटा, और मैं अपनी माँ की सुनूं तो गलत। शादी मेरी है तो मेरी माँ को भी फैसला लेना का पूरा हक है। अगर वह भात नहीं लेना चाहती है तो मैं उनके साथ हूँ। अगर ज्यादा जबरदस्ती की ना तो मैं इस शादी से इनकार कर दूंगा। फिर आप जानो, आपके रिश्तेदार जाने। रोहित गुस्से में बोलकर वहां से निकल गया। अम्मा जी गुस्से में कविता की तरफ देखने लगी तो कविता ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, अब जाकर सच में भरपाई हुई है भात की। आपने मेरे गहने रखकर पूरी कर ली थी, क्योंकि अब मेरे लिए भी बोलने वाला कोई है इस घर में। अब तो किसी की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। आखिरकार शादी कविता के अनुसार ही हुई, जिसमें भात लेने का रिवाज खत्म कर दिया गया। हालांकि भाई भाभी ने भी भात देने के लिए खूब कहा, लेकिन कविता ने इनकार कर दिया। दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।